नमस्कार दोस्तों, ओसीएन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले आरक्षण छीन लिया जाएगा, संविधान बदल दिया जाएगा और कई तरह के इस तरह दुष्प्रचार किए गए ताकि 22 जनवरी 2024 को प्रभु राम के मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह के चलते हिंदू जो एकजुट हुए थे वो किसी तरीके से विभाजित हो जाएं और जो प्रचंड बहुमत की एक प्रबल संभावना दिखाई दे रही थी उसको किसी भी तरीके से छिन्न भिन्न किया जाए। बहुत हद तक वो लोग कामयाब हो भी गए, लेकिन उसके बाद हमने देखा एक प्रायश्चित का भाव हिंदुओं में कि ये क्या हो गया। तीसरी बार जब नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाने की बात थी तो पूर्ण बहुमत से 32 सीटें दूर रह गए और हमारी वजह से रह गए। उसके बाद करेक्शन देखने को मिला। हरियाणा, महाराष्ट्र और दिल्ली, 3 राज्यों में एब्सोल्यूट मेजॉरिटी के साथ भारतीय जनता पार्टी को सत्ता सौंपी गई। और उसके बाद एक घटना और भी घटी, इस दौरान ही घटी। महाकुंभ, एक 15-20 लाख की आबादी वाले प्रयागराज के तट पर गंगा में 66 करोड़ सनातनियों ने जाकर के पावन डुबकी लगाई। अब इससे यानी लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद जो घटनाएं घट रही हैं उससे इन छद्म सेकुलरों के पेट का पानी ढीला नहीं होगा, हड़कंप नहीं मचेगा, इनकी बौखलाहट और कुंठा सामने नहीं आएगी और ये फिर से हिंदुओं को बांटने की साजिशें नहीं रचेंगे। ये कैसे हो सकता है? और अभी हाल में ये कुंठा कई रूपों में कई जगहों पर देखने को मिली है। मेरे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं, आपके चिर परिचित चेहरे अनुपम के सिंह, और उनके साथ फिर इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। अनुपम जी, बहुत स्वागत है। नमस्कार। आप म्यूट पे हैं शायद जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर, और सभी दर्शकों का भी बहुत बहुत आभार। बहुत स्वागत है आपका, बहुत ही स्वागत है। तो एक तो मुंबई में घटना हुई है साहब। मुंबई में एक जोकर है, कॉमेडियन बताता है अपने आप को, उसकी दुकानदारी भी ठीक चल रही है जी। और उसने एक नीचे से संघर्ष करते हुए महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बनने का करिश्मा करने वाले एकनाथ शिंदे पर बहुत भद्दी टिप्पणियां की हैं, उनको गद्दार बताया है, कई तरह की बातें की हैं। चाहे एक ऑटो रिक्शा चलाने वाला मुख्यमंत्री बनता हो, चाहे एक चाय बनाने वाले का बेटा प्रधानमंत्री बनता हो, ये लोग सहज रूप में पचा नहीं पाते हैं। दूसरी घटना राज्यसभा में हुई है। रामजीलाल सुमन जो दलित वर्ग से आते हैं, उन्होंने संग्राम सिंह जी के बारे में, जिनको राणा सांगा के नाम से जाना जाता है, उनके बारे में बहुत ही अभद्र टिप्पणी की, उनको भी गद्दार बता दिया। यानी आपकी दृष्टि में जो भी राष्ट्रवादी हैं, जो भी पराक्रमी हैं, जो संघर्ष से अपना स्थान बनाते हैं, वो आपकी निगाह में गद्दार हैं। तो ये दोनों प्रकरणों पर एक टिप्पणी आपकी चाहूंगा और उसके बाद हम खास तौर से राणा सांगा प्रकरण पर, रामजीलाल सुमन की इस बयानबाजी पर, इसके पीछे की मानसिकता, उद्देश्य क्या है, क्या फिर से जातीय संघर्ष करना चाहती है समाजवादी पार्टी, तो इस विषय पर भी हम लोग आएंगे। जी सर, देखिए कुणाल कामरा जो है उसका वस्तुतः अगर देखा जाए तो उसका जो उद्योग है
वो कॉमेडी रह ही नहीं गया है अब, या पता नहीं कभी कॉमेडी था भी या नहीं था। जो लोग उसे देख रहे हैं काफ़ी वर्षों से, वो लोग जानते हैं कि कुणाल कामरा कॉमेडी करता ही नहीं है। वो उसके जो शो होते हैं, उसमें वो एक नेता की भांति बात करता है, जिसमें भाजपा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, इन लोगों का मज़ाक बनाया जाता है और मज़ाक बनाने तक तो एकदम ठीक है। जैसे हम देखते हैं श्याम रंगीला जो हैं, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ बयानबाजी करते हैं, उसके लिए प्रधानमंत्री की ही मिमिक्री का वो इस्तेमाल करते रहे हैं। और वाराणसी जाकर उन्होंने चुनाव भी लड़ा था। ये अलग बात है कि नामांकन का जो पर्चा होता है वो भी वो ठीक से भर नहीं पाए थे, प्रस्तावक तक उन्हें नहीं मिल पाए थे। तो कहने का अर्थ ये है कि श्याम रंगीला को तो कभी गिरफ्तार नहीं किया गया प्रधानमंत्री की मिमिक्री के कारण, या फिर कुणाल कामरा को सिर्फ कॉमेडी की करने के कारण तो कभी उस पर ना एफआईआर की गई और न ही उसे गिरफ्तार किया गया। लेकिन कॉमेडी तो राजू श्रीवास्तव भी करते थे। मैं ये देख रहा था कि जब कुणाल कामरा पर एफआईआर दर्ज हुई, जब उसके दफ्तर में तोड़-फोड़ हुई, तो कुछ लोग लालू यादव के सामने, जो राजू श्रीवास्तव ने एक कॉमेडी का शो किया था, उसके वीडियो ला रहे थे कि देखो हमारे लालू यादव कितने सहनशील हैं और वो बर्दाश्त करते हैं कॉमेडी को, राजू श्रीवास्तव कितने अच्छे से उनके सामने उनका ही मज़ाक बना रहे हैं और वो सुन रहे हैं चीज़ों को। लेकिन इस दौरान ये लोग ये भूल जाते हैं कि किसी की शैली को लेकर व्यंग्य करना और किसी को गाली देना, इन दोनों चीज़ों में फ़र्क है। क्यों फ़र्क है? तो राजू श्रीवास्तव वहाँ पर लालू यादव की शैली में बोलकर बता रहे थे कि वो ऐसे बोलते हैं, वो ऐसा करते, कोई उनसे इस तरह के संवाद करता है तो वो ऐसा बोलते। और यहाँ कुणाल कामरा एकनाथ शिंदे के लिए वही भाषा का इस्तेमाल कर रहा था, जो उद्धव ठाकरे या आदित्य ठाकरे जो हैं, वो एकनाथ शिंदे के लिए करते हैं। एकनाथ शिंदे ने अपने सामने ही अपने बेटे और बेटी को पानी में बहकर मरते हुए देखा है। वो व्यक्ति ऑटो चलाता था, उसके बाद वो काफ़ी अवसाद में चले गए थे, फिर उनके गुरु जो थे आनंद दीघे, वो उन्हें वापस राजनीति में लेकर आए और अगर वो जन नेता न होते वहाँ पर अपने इलाके में, ठाणे में, तो यहाँ तक वो पहुँचते ही नहीं। तो कहने का अर्थ ये है कि किसी का सिर्फ़ इसीलिए मज़ाक बनाना कि वो ऑटो चलाता है, कल हो के ये इसीलिए भी मज़ाक बनाएँगे कि उनके बच्चे उनके सामने मर गए। तो ये स्तर जो है ये कितना नीचे गिरेगा और कहाँ तक जाएगा, इसकी कोई सीमा ही नहीं है। तो इसे समय रहते आपको चेक करना होगा, समय रहते आपको कहीं न कहीं इस पे रोक लगानी होगी। और पुलिस प्रशासन ने तो इस पर बहुत लेट कार्य शुरू किया। उससे पहले जो उनके समर्थक हैं और शिवसेना के जो भी समर्थक हैं, वो एक तरह से देखा जाए तो प्रतिक्रियावादी और आक्रामक आज नए तो हैं नहीं। वो तो काफ़ी पहले से बाला साहब ठाकरे के ज़माने से ही उनके नेता को अगर किसी ने कुछ कह दिया, किसी अपशब्द का इस्तेमाल कर दिया तो वो अ, उनके तोड़-फोड़ करते रहे हैं। शिव सैनिकों ने तो पिच तक खोद दी थी भारत और पाकिस्तान का मैच होना था तो। तो ये शिव सैनिक हमेशा से ऐसा करते रहे, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है और एकनाथ शिंदे को कुछ कहा गया, उन्हें ठेस पहुँची, ये अलग बात है। और जिस व्यक्ति का वो हैबिटेट सेंटर था, जहाँ पर कुणाल कामरा ने वो उस शो को किया, वही व्यक्ति जब कंगना रनौत का दफ्तर तोड़ा गया था, वो तो सरकार द्वारा किया गया था ना, वो तो एक सरकार द्वारा तानाशाही का प्रदर्शन था, तो उसने ट्वीट बिल्कुल। किया, फाड़ दिया। और यही बुलडोजर का मॉडल लेकर यही कुणाल कामरा संजय राउत के साथ तस्वीरें क्लिक करवा रहे थे और जश्न मना रहे थे कंगना रनौत का दफ्तर तोड़े जाने का। कंगना रनौत ने कुछ कहा नहीं था, न कोई अपराध किया था, सिर्फ और सिर्फ उन्होंने सरकार की आलोचना की थी, सिर्फ इसीलिए उनके साथ इस तरह का व्यवहार किया गया। तो जो लोग बात करते हैं ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की, कलात्मक स्वतंत्रता की, लिबर्टी की, वो लोग कंगना रनौत के समय कहाँ पे थे और अभी कुणाल कामरा के समय अचानक से लाल किताब हाथ में लेकर और उसको हथियार क्यों बना रहे हैं? और यही रामजी लाल सुमन के भी मामले में हो रहा है, वहाँ पर संविधान को हथियार बनाया गया कुणाल कामरा के मामले में और यहाँ पर दलितों को हथियार बनाया जा रहा है, राजपूत वर्सेस दलित वाला पूरा मामला करके। क्यों? क्योंकि जब तक उन्होंने बयान दिया था तब तक रामजी लाल सुमन क्या थे? समाजवादी पार्टी के सांसद थे, बहुत बहादुर थे, बहुत ही वीर थे, वक्ता थे। जैसे ही उनके बयान पर विरोध प्रदर्शन शुरू होता है, वैसे ही यही रामजी लाल सुमन क्या हो जाते हैं? वो पिछड़ा हो जाते हैं, दलित हो जाते हैं। वरना मुझे लगता है विरोध जो था वो बयान को लेकर था। उस समय तो कइयों को ये पता भी नहीं होगा कि वो दलित हैं कि क्या हैं, क्या नहीं है। क्योंकि अभी देखा होगा आपने बिहार में कन्हैया कुमार एक मंदिर में गए हैं, तो वहाँ से वो गए हैं तो उस मंदिर को धोया गया है।
वहां पर फर्श जो है धोया गया है। तो व्यक्ति जो है वो जन्म से नीच नहीं होता है, वो कर्म से नीच होता है। उन लोगों की नजर में कन्हैया कुमार के लिए इस तरह के विचार थे, उन्होंने वहां पर धोया। वहीं कन्हैया कुमार तो सवर्ण है, वहीं अगर वो दलित होते तो सोचिए इस मामले को कितना तूल दिया जाता, और इसको दलित बनाम जो हिंदू हिंदुत्ववादी है इस तरीके से प्रेजेंट किया जाता है। जी ये जो रामजी लाल सुमन वाला मामला है और जिस तरह का जी स्टैंड अखिलेश यादव ने लिया है, ऐसा नहीं लगता है कि ये जानबूझ करके बयान दिलवाया गया है, फिर से हिंदुओं को बांटने की साजिश है, जातियों में संघर्ष कराने की साजिश है? जी, बिल्कुल, ऐसा ही एकदम ऐसा ही लगता है अगर आप पैटर्न को देखें तो, वरना राणा सांगा या महाराणा संग्राम सिंह जिनको हम राणा सांगा कहते हैं, उनको सदन में, भरे सदन में सभी के सामने गाली दिए जाने की कोई आवश्यकता ही नहीं थी। राणा सांगा कहीं पिक्चर में थे ही नहीं, उन्हें लाया गया है यहाँ पर। और वो भी झूठ बोलकर, इतिहास को अगर आपने कुरेदा तो वहां से भी आपने तथ्य वो नहीं निकाले, वहां से भी आपने वही नैरेटिव चलाया जो नैरेटिव कभी बाबर चलाया करता था। यानी बाबर ने ही अपने बाबरनामा में लिखा है कि राणा सांगा ने मुझे आमंत्रण भेजा और उनके आमंत्रण पर मैं जो है भारत आ रहा हूं, वही स्रोत है। तो कहने का अर्थ ये है कि समाजवादी पार्टी उसी नैरेटिव को आगे लेकर चल रही है जो नैरेटिव कभी बाबर का हुआ करता था। और मैं देख रहा हूँ इसके बाद कुछ लोगों ने एक तरीके से वो जो एक्स का नया एआई जो आया है ग्रोक, उसको अपना बाप बना लिया है। और ग्रोक से पूछ पूछ के उन्हें लग रहा है कि अरे भाई ये जो बोल रहा है वो ब्रह्म रेख है, ब्रह्म वाक्य है, आकाशवाणी है, कि उसको हम नीचा दिखा सकते हैं हिंदुओं को ऐसा करके। और महाराणा सांगा का थोड़ा सा अगर मैं इतिहास की भी बात कर लूं तो महाराणा सांगा वीर और बहादुर ही नहीं बल्कि बहुत ही उदार शासक रहे हैं। और उनकी उदारता का ही उस समय जिन्होंने फायदा उठाया वो उठाया, और आज भी उनको जो मानने वाले लोग हैं उनकी उदारता का ही फायदा उठाया जा रहा है, और ये लोग ऐसे कर रहे हैं वरना किसी और को लेकर। अब सोचिए क्या बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को लेकर इस तरह का बयान दिया गया होता तो क्या आज कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक देश जल नहीं रहा होता। राणा सांगा उदार थे, उन्होंने तो महमूद खिलजी, मालवा का जो महमूद खिलजी था उसको पकड़ के और फिर छोड़ दिया था, उसका ताज केवल जमा करवा लिया था कि हाँ मालवा जो है वो अब मेवाड़ का हिस्सा है। गुजरात के मुजफ्फर शाह को उन्होंने रणथंभौर में हराया था। इब्राहिम लोदी, कहा जाता है कि राणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को हराने के लिए बाबर को बुलाया, और जिस इब्राहिम लोदी को वो खतौली में हरा चुके थे, मंदसौर में हरा चुके थे, धौलपुर में हरा चुके थे, जिस इब्राहिम लोदी के बेटों को वो बंधक बना चुके थे, और बाद में एक बार फिर से वो उदारता का परिचय देते हैं और इब्राहिम लोदी के बेटों को छोड़ देते हैं। तो अब इसे किस रूप में कौन लेना चाहेगा ये अलग बात है, लेकिन कहने का अर्थ ये है कि इब्राहिम लोदी के खिलाफ जो उन्होंने कहा जाता है कि उन्होंने बुलाया बाबर को, वो जरूरत ही नहीं थी। उन्होंने यहाँ ही एक ऐसा गठबंधन तैयार करके रखा हुआ था तमाम राजाओं का, मालवा जीतने के बाद भी उन्होंने वहां पर खुद शासन नहीं किया, जो उनके सहयोगी थे मेदिनी राय उनको दे दिया कि आप यहाँ पर बैठो और शासन करो, इतने उदार थे वो। और एक गठबंधन जो उन्होंने बनाया था वो अपने आप में काफी था इब्राहिम लोदी को हराने के लिए, और 3-3 बार वो ऐसा कर भी चुके थे। बयाना बयाना में वहां पर उन्होंने बाबर को भी हराया था, ये भी बात बहुत कम लोगों को पता है। अगर आप गूगल पर जाएंगे, बयाना के युद्ध के बारे में पढ़ेंगे, सीज ऑफ बयाना के बारे में अगर पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि बाबर और मुगल फौज की इतनी बुरी हार हुई थी वहां पर कि बाबर वहां से भागकर सीधा फतेहपुर सिकरी चला गया था। और एक बार फिर राणा सांगा की उदारता देखिए कि उन्होंने बाबर का पीछा नहीं किया उस समय, वरना उस समय मुगल फौज में राणा सांगा और मेवाड़ और जो राजपूत सैनिक हैं उनको लेकर एक ऐसा भय का, ऐसा आतंक का माहौल था कि वो लोग मैदान में जाना भी नहीं चाहते थे उनके खिलाफ। यही तो कारण रहा कि बाबर को सबके सामने वो दारू की बोतलें और वो प्याले फोड़ने का नाटक करना पड़ा, और फिर जिहाद की संज्ञा देनी पड़ी इन्हें कि हम जिहाद करने जा रहे हैं जोश भरने के लिए इस्लाम के नाम पर, क्योंकि इस्लामी आक्रांताओं का लास्ट रिफ्यूजी यही होता था कि हम जो है जिहाद कर रहे हैं और ये काफिर हैं, इन्हें मारना पुण्य है, और ये इससे हम जो है जन्नत में जाएंगे, हमें 72 हूर मिलेगी। तब भी यही चल रहा था, आज भी वही रेगिस्तानी मध्ययुगीन संस्कृति में लोग जी रहे हैं, वो लोग आज भी वही चल रहा है। और कहने का अर्थ ये है कि राणा सांगा एक उदार और वीर शासक थे। अब अभी वाले बयान पर आते हैं।
अभी जिस तरह से ये दलित बनाम क्षत्रिय वाला नैरेटिव पूरे उत्तर प्रदेश में चलाया जा रहा है, और मैंने ये भी देखा है कि कैसे अखिलेश यादव जो हैं, शिवपाल यादव यहाँ पे मिले हैं रामजी लाल सुमन से। दूसरी बात ये कि समाजवादी पार्टी ने पूरे उत्तर प्रदेश में विरोध प्रदर्शन की एक योजना बनाई है, पूरे उत्तर प्रदेश में किया जाएगा विरोध प्रदर्शन। तो इस मामले को अब तो ऐसा लगता है कि जानबूझकर सदन में ये मामला उठाया गया औरंगजेब की करतूतों को ढकने के लिए। क्यों? क्योंकि बात राणा सांगा पर के लिए जो अपशब्दों का इस्तेमाल किया गया, उससे पहले बात किसकी हो रही थी? उससे पहले बात हो रही थी छावा फिल्म की, उससे पहले बात हो रही थी छत्रपति संभाजी महाराज के बलिदान की, उनके साथ जो लगातार कई दिनों तक क्रूरता औरंगजेब ने की थी, उसकी बात हो रही थी। अक्षय कुमार ने किस तरह से एक रियलिस्टिक एक्टिंग की औरंगजेब की, उस पर बात हो रही थी। और अचानक से अब हम देख रहे हैं, हाँ, और उसके बाद औरंगजेब के कब्र की बात हो रही थी कि क्या जर्मनी में हिटलर के कब्र पर या हिटलर की कोई समाधि है और क्या वहां पर मेले लगते हैं? क्या अमेरिका में ओसामा बिन लादेन की कोई ऐसी कब्र है, मजार है, और क्या वहां पर मेले लगते हैं? उसकी तो लाश तक भी अमेरिका ने क्या किया किसी को नहीं पता, समुद्र में दफन कर दिया, मछलियां खा गई होंगी। और यहाँ तो बुरहान वानी के भी जो कह लें कि जो अंतिम यात्रा होती है वो निकलती है, और उसमें जो हजारों लाखों की संख्या में मुस्लिम जो है निकलते हैं और उसको कश्मीर में भगत सिंह से उसकी तुलना करते हैं। बताइए कहाँ भगत सिंह और कहाँ बुरहान वानी। तो औरंगजेब के कब्र को लेकर बात हो रही थी कि इसे ध्वस्त कर दिया जाए, ये एक प्रतीक है हिंदुओं पर अत्याचार का, जो हिंदुओं को चिढ़ाता है वहां पर खड़े होकर। उल्टा अलग बात है कि उसकी सुरक्षा बढ़ा दी जाती है, ड्रोन से निगरानी की जाती है, और वहाँ अभी भी वहां पर इबादत करने के लिए मुस्लिम जो है वो जा रहे हैं। एक तरह से वली मानते हैं औरंगजेब को वो लोग अपना। तो इन सारी चर्चाओं को ढकने के लिए राणा सांगा के नाम का एक तरीके से इस्तेमाल किया गया, क्योंकि इन्हें पता है कि हिंदू जो हैं वो हिंसक नहीं हैं, वो सहिष्णु होते हैं, तो वो कुछ ऐसा करेंगे ही नहीं कि हाँ कोई ऐसी दिक्कत होगी। और अगर वो विरोध प्रदर्शन करते हैं, आज भी कल भी देखिए क्या हुआ है, रामजी लाल सुमन के घर के बाहर ये लोग सिर्फ विरोध प्रदर्शन करने गए थे, और विरोध प्रदर्शन तो लोकतंत्र में अधिकार है। यहाँ पर जंतर मंतर में हर दिन कुछ न कुछ होते रहता है। 1 साल तक दिल्ली की सीमाओं को किसानों ने घेर के रखा था। शाहीन बाग में 8-9 महीने तक वो लोग बैठे रहे थे, दंगे हुए तब जाके वहां से उठे। अभी पंजाब हरियाणा की सीमा पर ये लोग बैठे हुए थे। तो जगह जगह तो विरोध प्रदर्शन हो ही रहे हैं, और कई कई दिनों के, कई कई हफ्तों के, कई कई महीनों के हो रहे हैं। और यहाँ पर एक दिन के विरोध प्रदर्शन से आप इतने आतंकित हो गए, उसको इस तरह से दुष्प्रचार करके प्रचारित किया जा रहा है जैसे कोई सेना आपके घर पर हमले के लिए चढ़ गई थी। आप देखिए रामजी लाल सुमन के घर के ऊपर से पहले पत्थरबाजी हुई है, और आसपास के घरों के ऊपर ये लोग पहले से तैनात थे, और वहां से पत्थर फेंके गए हैं। और ऑब्वियसली जब दो गुटों में संघर्ष होता है, हमेशा से, आज से नहीं हजारों वर्षों से, तो ये माना जाता रहा है कि जो ऊपर होता है वो थोड़े ज्यादा फायदे में रहता है, क्योंकि ऊपर से नीचे हमला करने में बहुत आसानी होती है और वो ज्यादा क्षति भी पहुंचा सकता है। तो जो लोग छतों से पत्थर चला रहे थे, उन्होंने, तो स्पष्ट है कि करनी सेना के जो भी वहां पे प्रदर्शनकारी थे, उन्हें ज्यादा नुकसान पहुंचाया होगा। और उसके बाद इन्होंने प्रतिक्रिया में जो है आत्मरक्षा में इधर से पत्थरबाजी की है। तो अब आप बताइए कि इसमें कहाँ गलती है किसकी, ये तो स्पष्ट दिख रहा है। इस मामले को और तूल देने की इनकी योजना है। और अखिलेश यादव को देखिए, बार बार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आउट गोइंग सीएम कह के एक तरीके से वो पेश कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि भाजपा में मतभेद हो जाएगा और उसका मैं फायदा उठा लूंगा। योगी आदित्यनाथ की जगह कोई नया मुख्यमंत्री यहाँ पे बिठा दिया जाएगा, और सपा वालों को ऐसा लगता है कि कोई नया व्यक्ति यहाँ पर अगर बैठेगा तो उसे हराने में हमें थोड़ी ज्यादा आसानी होगी, क्योंकि उसे, उत्तर प्रदेश इतना विशाल राज्य है कि शासन के तौर तरीके को समझने में ही 1 साल लग जाते हैं। योगी आदित्यनाथ तो 5 बार सांसद रह चुके थे, तब भी उन्हें थोड़ा समय एक तरीके से कह लें तो लग गया। तो समाजवादी पार्टी के लिए ये 2027 के विधानसभा चुनाव का बिगुल है, उससे ज्यादा कुछ नहीं। जी। ये हुआ क्या था, एक दिन पहले उन्होंने बयान दिया जिस पर हंगामा शुरू हुआ। जी। उसके बाद जब आक्रोश देखा गया तो उन्होंने कहा कि मेरे कहने का मतलब ये नहीं था, मेरे कहने का मतलब वो था, यानी वो सफाई देने पर उतर आए। और आज मैं देख रहा था, आज फिर से उन्होंने जो बयान दिया है वो दर्शकों को भी समझा सुना देते हैं। उन्होंने कहा है कि मैं माफी नहीं मांगूंगा, मैं अपने बयान पर कायम हूं। ये स्टैंड चेंज क्यों किया गया
और अब जानबूझ करके क्या समाजवादी पार्टी इस मुद्दे पर अड़ना चाहती है? पहले जरा बयान सुन लेते हैं, पहले रामजीलाल जी सुमन का, और उसके बाद एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं चंद्र प्रकाश जोशी, उनका भी बयान सुनते हैं। देखिए, जहाँ तक माफी का सवाल है, इस जन्म में तो मैं माफी मांगूंगा नहीं, अगले जन्म में मुझे पता नहीं मेरा क्या होगा। और माफी मांगने का कोई सवाल नहीं, लोगों को सही बात सुनने की आदत डालनी चाहिए। बाबर को राणा सागा ने बुलाया इब्राहिम लोदी को हराने के लिए, जो सच्चाई है। और कहीं न कहीं राणा सागा को ये गलतफहमी थी कि ये बाबर लुटेरा है, ये लूट के भाग जाएगा और राज हम करेंगे। इनमें दोनों में करार हुआ था कि इब्राहिम लोदी पर हमला करेगा बाबर और राणा सांगा हमला करेंगे आगरा पे। राणा सांगा ने अपना वादा पूरा नहीं किया। बाद में जब दोनों में मनमुटाव हो गया, वो करार टूट गया, तो बाबर और राणा सांगा की जंग हुई खानबाग के मैदान फतेहपुर सीकरी में। बहुत बहादुरी से लड़े राणा सांगा, लेकिन हार गए थे। तो ये तो ऐतिहासिक संदर्भ में से कौन झुठला सकता है? वैसे तो इनके इस बयान पर भी टिप्पणियां आ गई हैं और इतिहासकार बता रहे हैं कि ये सरासर झूठ है कि राणा सांगा ने बाबर को बुलाया था। लेकिन चंद्र प्रकाश जोशी ने आज पार्लियामेंट में क्या कहा है, जरा उसको भी सुन लेते हैं। धन्यवाद सभापति महोदय। माननीय महिमा कुमारी जी ने जिस विषय को उठाया है वो सिर्फ मेवाड़ का विषय नहीं, पूरे देश का विषय है। कोई भी तुष्टीकरण के चक्कर में छोटी मानसिकता लेकर महापराक्रमी योद्धाओं के लिए इस प्रकार की बातें करता है तो निश्चित रूप से निंदनीय है और ऐसे लोगों के खिलाफ कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। शायद उनके ध्यान में नहीं आया होगा कि दौलत खां के आमंत्रण पर बाबर भारत आया था और इब्राहिम लोदी को 2-2 बार धूल चटाई थी और बाबर को भी युद्ध में हराया था। राणा सांगा एक ऐसे पराक्रमी योद्धा थे जिन्होंने 100 युद्ध लड़े, 100 के 100 युद्ध जीते। इसलिए मेरा आपके माध्यम से मांग है कि कुछ लोग हैं जो तुष्टीकरण के चक्कर में, ये वही लोग हैं जो अयोध्या नहीं जाते और बाबर की कब्र को धोखने जाते हैं। माननीय श्री ये वही लोग हैं, माननीय श्री अमराराम जी, हाँ बोलिए। ये माननीय सभापति महोदय, और ये माननीय सभापति महोदय, मैं आपका तो इनको इतिहास का कितना ज्ञान है नहीं है ये तो ये जाने, लेकिन अब चीजें निकल करके सामने आ रही हैं कि बाबर को बुलाने में राणा सांगा की कोई भूमिका नहीं थी एज सच। तो तोड़ मरोड़ करके चीजों को पेश करना, एक सांप्रदायिक और जातीय वैमनस्य पैदा करना और हिंदुओं को फिर से विभाजित करने की कोशिश करना, एक बड़ी साजिश दिखाई दे रही है। जी, राणा सांगा यहाँ पर दिल्ली आने से पहले या दिल्ली पर हमले से पहले उन्होंने लाहौर पर हमला किया था और लाहौर में वो किस व्यक्ति को बिठाकर, और राणा सांगा नहीं, बाबर ने दिल्ली पे हमले से पहले लाहौर पर हमला किया था और लाहौर में वो किस व्यक्ति को बिठाकर यहाँ से गया था, वो देखिए। उस व्यक्ति का नाम था आलम खान लोदी। यानी लोदी के तो घर में ही आग लगी हुई थी। और ये सीपी जोशी भी उन्होंने बताया, बिल्कुल ठीक बताया, कि दौलत खान लोदी ने, जो लाहौर का गवर्नर था, इब्राहिम लोदी द्वारा नियुक्त किया गया था, उसने बाबर को एक बार नहीं बल्कि बार-बार कई पत्र भेजकर और हिंदुस्तान में आमंत्रित किया था और उसका साथ दिया था आलम खान लोदी ने, जो कि उसी लोदी राजवंश का ही, उसी लोदी परिवार का एक हिस्सा था। तो ये तो तमाम तरह के इतिहास हैं जो अब निकल कर सामने आ रहे हैं। इसीलिए निकल कर सामने आ रहे हैं क्योंकि अब तक जो इतिहास हमें पढ़ाया गया है, जो कई पीढ़ियों को एक तरह से कह लें कि एक सेक्युलरिज्म का चूरन बना के और चटाया गया है, और उसमें इन्होंने रोमिला थापर या इरफान हबीब, इन लोगों ने अपने हिसाब से उसमें छेड़खानी की है और उसे प्रस्तुत किया है कुछ इस तरीके से कि जो हिंदू हैं, जो हिंदू बच्चे हैं, वो अपने ही समाज, अपने ही इतिहास को लेकर हीन भावना से एकदम से ग्रसित हो जाए। ये पढ़ाया जाता है कि हाँ, हल्दी घाटी के युद्ध से महाराणा प्रताप को वहां से निकलना पड़ा था, या कह लें कि उन्हें निकाला गया था वहां से। लेकिन ये नहीं पढ़ाया जाता है कि उसके बाद के वर्षों में महाराणा प्रताप ने क्या किया था, कैसे उन्होंने चित्तौड़ के, मेवाड़ के बड़े भूभाग को वापस जीत लिया था, कैसे उस समय अकबर भाग के जाकर लाहौर में 12 वर्षों तक बैठा रहा था। तो ये सारी चीजें जो है वो नहीं पढ़ाई जाती हैं।
और जहां जहां जैसे पानीपत के युद्ध को ये लोग बार बार कहते हैं कि वो निर्णायक युद्ध था, बाबर और इब्राहिम लोदी का, हिंदुस्तान के लिए काफी निर्णायक था, क्योंकि इन्हें लगता है मुस्लिम ही भारत पर राज करने के लिए पैदा हुए हैं, जबकि निर्णायक युद्ध तो वो था जो बाबर और राणा सांगा के बीच उसके बाद खानवा में लड़ा गया था। और क्यों राणा सांगा इतनी दूर आकर युद्ध लड़ते थे, कभी ये किसी ने सोचा है? राणा सांगा क्यों नहीं चित्तौड़ में किले में बैठे रहते थे? ये जाते वहां पर 6 महीने, और अकबर को भी 6 महीने लग गए थे चित्तौड़ के किले को भेदने के लिए। तो ये लोग तो जाते वहां पर तो 1 साल 2 साल तो राणा सांगा अगर चाहते, अगर अपनी सोचते तो वैसे ही निपटा सकते थे। राणा सांगा अपने राज्य के लोगों की चिंता करते थे, उनके राज्य में जो खेत थे उनकी चिंता करते थे, फसलों की चिंता करते थे। इसीलिए उन्होंने अधिकतर युद्ध जो है वो चित्तौड़ से बहुत दूर बाहर जाके लड़ा है, 60 किलोमीटर 100 किलोमीटर दूर तक गए हैं और वहां जा जाकर उन्होंने युद्ध लड़ा है। ये भी उनके एक उदार चरित्र का परिचय देता है। लेकिन इन चीजों को हम भूल जाएं, इन चीजों पर कोई बात न हो, इन चीजों को पढ़ाया नहीं जाए, इसके लिए इस तरह के जो प्रपंची हैं वो बयान दिए जाते हैं। तो मैं अभी फिर से यही कह रहा हूं कि सीपी जोशी भी वहीं से सांसद हैं, महिमा कुमारी जी भी वहीं से सांसद हैं, उनके पति विश्वराज सिंह मेवाड़ जो हैं वो अभी वहां से विधायक हैं। और अभी-अभी मेवाड़ राजघराना चर्चा में भी था, अरविंद सिंह मेवाड़ का निधन हुआ था, उनके बेटे लक्ष्य राज जो हैं वो भी उद्योगपति हैं, कई होटलों को मैनेज करते हैं, साथ ही उदयपुर सिटी पैलेस को मैनेज करते हैं। तो अगर कहते हैं ना अंत भला तो सब भला, कि आज मुगलों के वंशज जो हैं वो कहाँ हैं? वो तो भीख मांग रहे हैं कहीं पे कोलकाता में किसी स्लम में, झुग्गी झोपड़ी में, और जो महाराणाओं के वंशज हैं वो सांसद बने हुए हैं, विधायक बने हुए हैं, उद्योगपति बने हुए हैं। आज भी एक तरीके से आप देखेंगे तो उनका रहन-सहन वही वाला है। उनके उनके जो उनके पूर्वजों ने जो एक तरीके से विरासत छोड़ी थी उसको वो लोग सँभाल रहे हैं। तो मुझे लगता है असली मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए राणा सांगा को एक ईज़ी टारगेट बनाया गया है, और सीपी जोशी ने बिल्कुल ठीक कहा कि इसे ऐसे नहीं छोड़ा जा सकता है बयान देने वालों को, क्योंकि जो लोग राणा सांगा पर इस तरह की बातें कर रहे हैं, कल को वो उसी सदन में, उसी वहीं पे खड़े होकर शंकराचार्य को भी अपशब्द कहा जाएगा, फिर वहीं पे खड़े होकर कल को राम और कृष्ण को भी अपशब्द कहा जाएगा, तब क्या करेंगे? तो ये लोग पहले ना पानी की थाह लेते हैं, पहले ये लोग चेक करते हैं कि हिंदू जो है सो कि वो कितना हिंसक हो सकता है, किसी एक फिगर को उठाओ उनके और उसको गाली दो, फिर ये धीरे-धीरे जो है ऊपर आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो ये इनकी पूरी की पूरी एक चाल है, लेकिन मुझे लगता है अगर सही तरीके से हिंदुओं ने जवाब दे दिया और सरकार ने भी सही तरीके से कार्रवाई कर दी, तो दोबारा ये ऐसी हिमाकत नहीं करेंगे। जी। और अखिलेश यादव को गायों से दुर्गंध आने लगी है। हाँ, वो कहावत है ना कि किसान के बेटे को अगर गोबर से दुर्गंध आने लगे तो समझ लीजिए कि अकाल पड़ने वाला है उस इलाके में। ये हमारे साइड एक कहावत कहते हैं। तो वही बात है। लालू यादव एक तरीके से, या मुलायम सिंह यादव राजनीति के मामले में बहुत परिपक्व थे और सारे चाल-चलन समझते थे। तो उन्होंने कभी खुद को गाय, गोबर, खेत, खलिहान और गाँव समाज से अलग नहीं किया। उन्होंने दिखाने की कोशिश की, भले ही तमाम तरह के भ्रष्टाचार हुए, चारा-चोरी से लेकर तरह-तरह के आरोप लगे दोनों पर, लेकिन उन्होंने हमेशा ये दिखाने की कोशिश की कि हम अभी भी वैसे ही गँवार ही हैं, अभी भी ग्रामीण परिवेश से आते हैं। मुलायम सिंह यादव पहलवानी करते थे बुढ़ापे तक। अब अखिलेश यादव के साथ समस्या क्या है कि ये अपरिपक्वता से भी ग्रसित हैं। राहुल गांधी की तरह ये भी जो है उस तरीके से होशियार नहीं है। इन्हें कुछ चाल खेलने ज़रूर आते हैं, वो अपने कह लें कि परिवार के लोगों के और अपने सलाहकारों के कहने पर, लेकिन इन्होंने एक तरीके से सेल्फ गोल कर लिया है। उत्तर प्रदेश तो गौपालकों का राज्य है, वो तो किसानों का राज्य है, वो तो दूध, दही, घी और मक्खन, छाछ, लस्सी पीने वाला इस तरीके का राज्य है, और वहाँ पे आप कह हमें गायों से नफ़रत है, गौशालाओं से नफ़रत है, गायों से दुर्गंध आती है, गौशाला नहीं बनने चाहिए। एक तरफ आप कहते हो कि जो छुट्टा पशु घूम रहे हैं, उनको उनके लिए वो बननी चाहिए, उनको कहीं शरण देनी चाहिए, उनके लिए कुछ बनना चाहिए। फिर आप कहते हो वहाँ से दुर्गंध भी आती है। तो ये मैंने पहली बार सुना है। यहाँ पर भारत में तो संस्कृति ऐसी है कि ऋग्वेद में गौ माता की स्तुति है, और वहाँ पर आप जो है यहाँ गायों को गाली दे रहे हो, और खुद को आप सदन में कहते हो कि मैं श्री कृष्ण का वंशज हूँ। यानी एक गौ पालक का वंशज खुद को बताते हो, ग्वालों का वंशज आप खुद को बताते हो, और गायों को से आपको दुर्गंध आती है। तो यहाँ मैं कह लूँ कि समाजवादी पार्टी के लिए अब ये अकाल उस सेंस में तो नहीं, लेकिन इनके लिए वोटों का अकाल पड़ जाएगा अगर इनका यही रवैया रहा 2027 के विधानसभा चुनाव तक भी तो। जी।
कई बार लगता है कि बौखलाहट इतनी ज्यादा है कि सोचने समझने की शक्ति खो चुके हैं और अनाप शनाप चीजें जो हैं वो भाई इसका कोई मतलब नहीं है। जो बातें कभी सांडों के बारे में, कभी गायों के बारे में, कभी गंदगी के बारे में, महाकुंभ के बारे में उल्टे सीधे ट्वीट अखिलेश यादव करते रहे, इनको लगता है कि इससे भी इनको कोई राजनीतिक लाभ मिलने वाला है। देखिए, अगर हो सकता है महाकुंभ को गाली देने से इन्हें मुस्लिमों के वोट मिल जाए, लेकिन अखिलेश यादव को आपने देखा होगा बार-बार पत्रकारों को भी अपमानित करते हुए, प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो बेचारे पत्रकार होते हैं, वो किसी चैनल की नौकरी कर रहे होते हैं, ऊपर से उन्हें जैसा आदेश आता है कि इनका बयान लेना है, कहाँ जाना है, उस हिसाब से वो जाके बयान लेते हैं, सवाल पूछते हैं और उनका भी सरनेम पूछकर, उनकी भी जाति पूछकर, उनका भी नाम पूछकर अपमानित करने में अखिलेश यादव जो हैं, वो सबसे आगे हैं। तो ऐसे नेता से आप क्या उम्मीद कर सकते हैं? और ठीक है, आपको आपको उम्मीद है कि मुस्लिमों के वोट हमें मिल जाएँगे और आप ओवर कॉन्फिडेंट हैं कि यादव जो हैं, वो अपनी हिंदू पहचान को कभी ऊपर नहीं रखेंगे और जबकि हमने देखा है बिहार में और उत्तर प्रदेश में भी लोकसभा चुनाव में कि यादवों ने बड़ी संख्या में भाजपा को वोट दिए हैं, भले ही विधानसभा में ये उतना वो नहीं हो पाता है। तो कहने का अर्थ ये संभव तो है विधानसभा में भी हो सकता है, लेकिन अब मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए इस हद तक चले गए कि महाकुंभ में आए हुए यहाँ पर जो खुद यादव ही थे, वही अखिलेश यादव को लेकर कह रहे थे कि उनका बयान ठीक नहीं है, महाकुंभ तो हमारी आस्था से जुड़ा हुआ मामला है। तो यहाँ वोटों के गणित से ज़्यादा मुझे लगता है कि ये कांग्रेस से कॉम्पिटिशन कर रहे हैं क्योंकि राहुल गांधी जो हैं, वो लगातार जातीय पिच पर खेल रहे हैं और जातीय विभाजन को बढ़ावा दे रहे हैं। तेलंगाना में अभी उन्होंने जातीय जनगणना कराई, बिहार की जातीय जनगणना को उन्होंने फर्जी करार दिया, जबकि उनके समय ही ये हुई थी। उसके अलावा वो बार-बार प्रधानमंत्री के सचिवों में ओबीसी, एससी, एसटी की लिस्ट खोजते हैं। हर जगह जाके ओबीसी, एससी, एसटी रटते रहते हैं, आरक्षण खत्म कर देगा वाला झूठ उन्होंने फैलाया था। तो ये राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी जिस पिच पर खेल रही है, वहाँ उन्हें पछाड़ने के लिए अखिलेश यादव जो हैं, वो कोशिश कर रहे हैं क्योंकि ये देख रहे हैं कि बिहार में जिस तरीके से कांग्रेस जो है वो आक्रामक हुई है, अगर उत्तर प्रदेश में हो गई तो उन्हें दिक्कत हो सकती है। तो उनका कॉम्पिटिशन मुझे नहीं लगता है भाजपा से है, फिलहाल इंडी गठबंधन आपस की ही राह रही है। जी। अनुपम जी, बहुत बहुत धन्यवाद समय निकालने के लिए, ओशियन नेटवर्क के लिए और कई मुद्दों पर महत्वपूर्ण चर्चा करने के लिए। थैंक यू सो मच। ओशियन नमस्कार। नेटवर्क के समस्त दर्शकों का भी बहुत-बहुत आभार। जय श्री राम। जय श्री राम।